Hello students, how are you? I think you all are fine and I'm also fine. So today we discuss the chapter equality of class 7th. It is the first chapter of civics. So जब भी हमारे माइंड में जब हम इक्वलिटी को सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? यस, इक्वलिटी है क्या? इक्वलिटी का मीनिंग क्या है? यस, तो इक्वलिटी मतलब समानता। जैसे घर में अगर कोई चीज़ लेके आए, मान लो आपके फादर है या आपकी मदर है, वो कोई कैंडी या टॉफ़ी लेकर आते हैं घर पे, तो उसको क्या करते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यस, जैसे दो भाई बहन अगर आप हो, दो आपके टू ब्रदर्स हैं, तो क्या करते हैं एक एक दोनों के लिए लेके आते हैं। तो ये सब क्या इक्वलिटी है। कई बार कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको दो टॉफ़ी दे देते हैं, तो हमें लगता है कि ये छोटा है तो इसको दो मिल रही है, हमको एक मिल रही है, तो हमें लगता है कि इक्वलिटी नहीं है। यस, तो ये तो एक घर की बात है। जब हम कंट्री की बात करते हैं तो इक्वलिटी का मतलब सीधा होता है कि हर एक पर्सन जो है वो क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल। जैसे हमारा प्रीएम्बल कहता है। अब प्रीएम्बल क्या होता है? देखो, सबसे पहले जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो फर्स्ट में हम जो है प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे। तो प्रीएम्बल जो है एक तरीके से एन इंट्रोडक्शन है किसका? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको एक हम इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि इक्वलिटी की बात जो निकलती है वो निकलती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। जस्ट तो एक बार इसको रीड करते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. That means ये है कि हम जो भारत के लोग हैं, हम जो इंडियन पीपल्स हैं, ठीक है, हम सब जो हैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं? सोवरेन। मतलब हमारी कंट्री पे सिर्फ जो है हमारे सर्वोच्च रूलर्स का ही राज होना, कि किसी और का बाहर अदर कोई कंट्री हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उनके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो एंड रिपब्लिक हो। ओके, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस, अब जस्टिस कैसे? सोशली मीनिंग मतलब यहाँ पे है कि सोशली का मीनिंग क्या है कि किसी भी कास्ट के हिसाब से कैसा नहीं हो कि इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है। कई बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमी तो गरीब, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो ऐसा ना हो कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। एंड पॉलिटिकली मतलब ये है कि पॉलिटिकली लोग जो हैं वो अलग अलग ना हों। आई बात समझ में? उसके बाद करते हैं हम लिबर्टी। तो लिबर्टी किसकी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको अपने विचार, अपने एक्सप्रेशंस, अपने बिलीफ, अपने फेथ और वर्शिप के लिए क्या दी गई है? लिबर्टी दी गई है। इक्वलिटी, अब देखो वर्ड आया इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में आपका आया क्या? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, किस किस की? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की आपको इक्वलिटी दी गई है। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. देखो, फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे है कि मतलब हम सबको जो क्या है, एक किसी का भी है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, तो हम सब मिलके हमें क्या करना है? देश को एक रखना है, मजबूत रखना है। यही हमारा जो है प्रीएम्बल कहता है। In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मतलब ये है कि हम जो आज कौन सी डेट है? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एकदम रेडी हो गया था। यस, तो अब ये जो है ये कब इफेक्ट में आया? तो इट्स केम इनटू द इफेक्ट, हम बोल सकते हैं, या फोर्स वो हुआ जनवरी 26, 1950 को। ओके, ये हमारे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं उस टाइम की। तो देखो, उस टाइम पर जो हमारे मेंबर्स थे साइन करने वाले, किसके ऊपर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो कितने थे? 284 मेंबर्स। कितने थे? 284 मेंबर। एंड इन्होंने जो है साइन किए थे 24 जनवरी 1950 को। 2 days आफ्टर, ऑन 26 जनवरी, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स
फर्स्ट रिपब्लिक डे। आप सभी को पता है कि हर साल हमारे रिपब्लिक डे कब आता है, 26 जनवरी को। ठीक है। नाउ अंबेडकर, आप सभी जानते हो कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं वो कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। It is because of him that our constitution covers a wide range of civil liberties, including the freedom of religion and the abolition of untouchability। देखो बाबा साहब के साथ भी क्या हुआ था, जब वो छोटे थे तो उनके साथ भी कई जगह पे क्या टचेबिलिटी की गई थी, यानी कि उनके साथ जो है मतलब अनटचेबिलिटी की गई थी कि मतलब आपको हम टच नहीं कर सकते, आप लोअर कास्ट के हो। तो बाबा साहब ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उन्होंने ना सिर्फ जो कमज़ोर लोग थे उनको एक पावर दी, बल्कि उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। Every individual in the country, including male or female, from all caste, religion, tribes, education and economic background, are recognized as equal. Yes, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करता है। Every individual in the country, including male or female, from all caste, religion, tribes, education. Yes, कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी ट्राइब हो, कोई भी रिलीजन हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, सबको क्या मानता है, वो इक्वल मानता है। In our country, there are law to protect people from discrimination and ill treatments. Yes, हमारे पे क्या है, अगर कोई इनको जो है ब्रेक करता है इन रूल्स को, कोई भी अनटचेबिलिटी करता है किसी के साथ में, या कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो इस सब के लिए क्या है, हमारे पास लॉ है, और वो लॉ जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन से एंड इल ट्रीटमेंट से। देखो अब नाउ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इक्वलिटी, आर्टिकल 15। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 395 आर्टिकल्स है, डिफरेंट जब बना था सब, अभी आर्टिकल्स काफ़ी बढ़ गए, तो उसी में पार्ट्स बनाकर, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं वही उन्हीं में हम पढ़ते हैं डीप में। एक पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर जो लॉ है वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स में होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है इक्वलिटी के ऊपर। किस पर बेस्ड है, इक्वलिटी पर। तो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। यस, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ के सामने क्या इक्वल है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर। कोई भी पर्सन जो है क्या है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। किस बेस पर नहीं किया जा सकता, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर। एवरी पर्सन हैज टू access to all public places including playground, shop, market, hotels. All person can use public wells, roads, bathing, gates. देखो क्या है कि हर एक पर्सन जो है इंक्लूडिंग क्या, पब्लिक प्लेसेस, प्लेग्राउंड, शॉप, मार्केट, होटल्स, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिक वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। देखो क्या होता था पहले के ज़माने में, वेल्स पे क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को जो है वेल्स में से पानी नहीं लेने देते थे, या बाथिंग घाट्स को नहाने नहीं देते थे, ऐसा कहते हैं। हम लोग उस टाइम नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा कुछ था या आज भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अब हमने लॉ बना दिया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो जो है उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 की हम बात करें तो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। सबसे बड़ी बात थी कि जो अनटचेबिलिटी थी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट the equality that is guaranteed in constitution, the government has taken 2 important steps. क्या किया, देखो इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गारंटी दी गई है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए थे। फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ लॉज। देखो लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ लॉज। Forming laws that protect every person right to be treated equally। क्या है, ऐसे लॉ बनाए गए जो हर एक पर्सन क्या कर सके, इक्वली ट्रीट कर सके, ऐसा वहाँ पे लॉ बनाया गया। उसके बाद में हम बात करें जो सेकंड है वो क्या है, स्कीम। गवर्नमेंट has launched various programs to help disadvantaged communities. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have been treated unequally for सेवन। क्या किया गवर्नमेंट ने, स्कीम बनाई,
जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम। यस, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, जिन लोगों के साथ में इतने सालों से उनको जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन सिस्टम बनाया ताकि जो है उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ में इसका जो है पॉलिटिकल रीजन से डिसएडवांटेज भी होने लगा। स्टार्टिंग में रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स के लिए बनाया गया था ताकि ऐसे लोगों को भी जो है अच्छे से ट्रीट किया जा सके जो लोग कहीं ना कहीं मतलब पिछड़ गए थे, उनको जो है मतलब वापस जो है हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने के साथ में जोड़ने के लिए उस टाइम पर 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया था। देखो मिड डे मील स्कीम, आप सभी जानते हो कि मिड डे मील स्कीम क्या है। स्कूल्स के अंदर दोपहर का खाना देना ही मिड डे मील स्कीम कहलाती है। देखो जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है फ्री में मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है, जबकि आप देखोगे कि ज़्यादातर स्कूल आजकल क्या होता है, मतलब देखो दिन में हम अगर स्कूल क्या होता है, लंबा स्कूल होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो आप शाम को 4 बजे तक चलते हैं, तो बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से एक टाइम का खाना फ्री में दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। देखो मिड डे मील स्कीम refers to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch. Yes, मैंने भी आपको समझा दिया है। आगे, तमिलनाडु was the first state to start मिड डे मील इन schools। तो याद रखना ऐसा पहला स्टेट कौन सा था जिसने मिड डे मील स्कीम लागू की थी, वो था आपका तमिलनाडु। मिड डे मील had many positive effects. They are more poor children began एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। देखो क्या होता था कि बच्चे जो गरीब घर से आते थे, इनके खाने की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से क्या होने लगा, जो बच्चे हैं वो स्कूल आने लगे। यस, दिस प्रोग्राम हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रीजस्टिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। यस, अब देखो इससे क्या हुआ, जो कास्ट के बीच में जो डिफरेंस था वो भी कम होने लगा। कैसे, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। दिस प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड एंड न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हु वर नॉट एबल टू प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिशन टू देयर चिल्ड्रन। देखो तो क्या हुआ, इस प्रोग्राम से ऐसे बच्चे जो गरीब घर के थे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होने लगा, उन्हें एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी मिलने लगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मिड डे मील्स में खाना ही नहीं, कभी कभी फ्रूट्स भी मिलते हैं, मिल्क भी मिलता है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी जो होती है वो भी मिड डे मील के द्वारा पूरी कर दी गई। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देखें एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। एंड वेट करिए मेरे अगले लेक्चर का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।